हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो मोशी था उसे पता चल जाता है कि गु मैंग कहाँ पर है, गु मैंग को कहाँ पर रखा गया है। और जब से उसे इस बारे में पता चला था तब से उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला था। उसे पता था कि उसके दिल में जो दर्द हो रहा है उसका एंटीडोट सिर्फ लुओ में, गार्डन विला में ही उसे मिलने वाला था। फाइनली एक शाम एक कैरेज रवाना होती है जिसमें दोनों साइड्स पर डीप नाइट ब्लू कलर्स के कर्टेंस लगे हुए थे और वो कैरेज इंपीरियल कैपिटल के नॉर्दर्न साइड की तरफ धीरे धीरे चल रही थी। मोशी उस कैरेज में बैठा हुआ था। उसकी आंखें क्लोज्ड थीं। उन बंद कर्टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेला मोशी ही बैठा हुआ था। मोशी जानता था कि वो अकेला है, फिर भी वो एकदम अपराइट पोस्चर में बैठा हुआ था। उसकी पीठ बिल्कुल स्ट्रेट थी। मोशी का चेहरा इतना ज़्यादा हैंडसमनेस से भरा हुआ था कि बिल्कुल एक लग्जरी की तरह इसे माना जाता था। मोशी ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को शो नहीं किया था, पर उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस के एक्सप्रेशंस महसूस हो रहे थे। इतने ज़्यादा सीरियसनेस और फियर वाले कि लोगों के दिल में डर आ जाए। जो कोच मैन होता है, मतलब जो कैरेज चला रहा होता है, वो कहता है, माय लॉर्ड, हम आ गए हैं। मोशी तुरंत ही कैरेज से बाहर नीचे नहीं उतरता है। उसने धीरे से कैरेज के कर्टन्स को ऊपर उठाया। वो अभी भी कैरेज के अंदर ही बैठा हुआ था और उसने बाहर की तरफ देखा। ये वक्त सबसे ज़्यादा चहल पहल का था। चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। 2 रोज़ में प्लम ब्लॉसम का कैंडल्स जल रही थी जो स्प्रिंग सीज़न के आने की खुशी का इजहार कर रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इन लैंटर्न से बहुत ही ब्राइट रेड कलर की लाइट बाहर आ रही थी और एक प्लेक नुमा एक वुडन प्लेक था जिस पर कुछ लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था लुओ में गार्डन विला। लुओ में विला गार्डन एक ब्रोथल था जहाँ पर ज़्यादातर जो वॉर में जो प्रिजनर्स होते थे ना, उनको रखा जाता था। यहाँ पर वो प्रिजनर्स थे जो कि चोंगहुआ ने अपने कब्ज़े में लिए थे। उनके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्हें कैद में डाल दिया गया था और उन्हें सबसे दूर यहाँ पर रखा गया था। जो कोच मैन होता है, मतलब जो कैरेज चला करके लाया था, वो जनरल मोशी से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप यहाँ पर अंदर जाओगे? तो ये सुनते ही मोशी तुरंत ही अपने चारों तरफ देखने लगा और उसने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो उसके जान पहचान वाले थे, पर उन सभी को मोशी बहुत ज़्यादा हेट करता था। उन सब में यंग मास्टर्स थे जो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे। मोशी ने गुस्से में अपने फेस के एक्सप्रेशंस बनाए और बोला कि नहीं, मैं पीछे के दरवाजे से अंदर जाऊंगा। तो इसीलिए जो कैरेज थी वो लुओ में गार्डन विला के बैक डोर के सामने जाकर के रुक जाती है। मोशी अपने कोच मैन से कहता है कि तुम जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हें रखवाली करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कोच मैन को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मोशी कैरेज से बाहर उतरता है और एक जगह पर खड़ा रहता है। वो कुछ देर तक अपने सराउंडिंग्स में देखता है और फिर धीरे धीरे कदमों से वो लुओ में गार्डन विला के अंदर अपने कदमों को बढ़ाता है। लुओ में गार्डन विला में आने से पहले मोशी ने यहाँ के सारे डिज़ाइन प्लान्स को देख लिया था, मतलब कहाँ से कहाँ पर क्या है, कहाँ से कैसे पहुँचा जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था लेडीज़ और जेंटलमैन के जो रहने के स्थान थे उन्हें ढूंढ पाना। और बहुत जल्दी ही मोशी एक फ्लावर पवेलियन में पहुंचता है जिसमें एक कोर्टयार्ड भी था। मोशी ने अपने शोल्डर पर एक क्लोक, मतलब एक तरह का ड्रेस होता है, वो पहना हुआ था। फिर वो उस फ्लावर पवेलियन में
एक रेगुलर क्लाइंट की तरह एंटर होता है। वो धीरे धीरे एक एक रूम को चेक कर रहा था। हर डोर पर वर्मिलियन रेड कलर का निशान बना हुआ था, पर मोशी को कहीं भी गु मैंग का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। हर एक रूम के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा वुडन बोर्ड लगा हुआ था और उस वुडन बोर्ड पर जो भी पर्सन था, जो कैदी था, उसका क्या कंट्री है उसके बारे में लिखा हुआ था, उन्हें किस पोजीशन में रखा गया है और साथ ही साथ उनके नाम को भी लिखा गया था। उन सभी कैदियों की जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल क्लियरली उस वुडन बोर्ड पर लिखी हुई थी, जो कि वहाँ पर आए हुए क्लाइंट्स के लिए आसानी कर रही थी, ताकि जिस भी कंट्री के कैदी को जो पर्सन हेट करता हो वो अपने सारे गुस्से को उन पर लागू कर सके। अगर कोई रूम ऑलरेडी फिल्ड अप होता था तो बाहर उस पे ना रेड कलर का साइन होता था, और अगर कोई भी पर्सन अंदर नहीं होता था तो वहाँ पर जो वर्ड्स लिखे होते थे वो ब्लैक कलर में लिखे होते थे। लुओ में विला गार्डन में नोबल मैन को गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जब तक वो खुश हैं तो वो कुछ भी कर सकते थे, और उनके लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता था वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। मोशी चारों तरफ बस गु मैंग को ही देख रहा था। वो हर एक रूम के बाहर बहुत ध्यान से नजरें फेर रहा था कि कहीं उसे गु मैंग दिख जाए। वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थी और अच्छा नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी माहौल। मोशी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और उसके दिल की बेचैनी भी साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही थी। वो सोचता है कि आखिरकार गु मैंग कहाँ पर है। वो इतने सारे रूम्स के सामने से होकर के गुज़र चुका है, पर फिर भी उसे अभी भी गु मैंग के नाम का कोई भी साइन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा था। फाइनली मोशी अब सेकंड फ्लोर पर जाता है। वो अभी भी गु मैंग को ढूंढ रहा था। एक कॉर्नर में, मतलब उस कॉर्नर में कोई भी नहीं जाता था, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मोशी फाइनली एक जगह पर आकर के रुकता है। एक डार्क वुडन साइन था जिस पर लिखा हुआ था चोंगहुआ का ट्रेडर ऑफिशियल गु मैंग। पूरे कोर्ट यार्ड में सिर्फ यही एक बोर्ड था जहाँ पर चोंगहुआ वर्ड लिखा हुआ था। मोशी की नज़रें न जाने ही कितनी बार उस वुडन बोर्ड पर गई थी। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें ना बिल्कुल जल उठी हैं। उसे ऐसा लगा था कि सही से दिख नहीं रहा है, पर तभी उसकी आंखों की जो वो लाइट थी ना वो एकदम से बुझ जाती है। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, पर वो डोर को ओपन करने ही वाला था कि उसके हाथ रुक जाते हैं। अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि गु मैंग का जो साइन था ना, जिस प्लेट पर, वुडन प्लेट पर गु मैंग का साइन बना हुआ था, वो रेड था। इसका मतलब ये था कि ऑलरेडी उस रूम में कोई पर्सन था। जब मोशी को ये एहसास होता है कि गु मैंग के साथ कोई और पर्सन है तो वो ना गुस्से से भर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से से ना एकदम भर उठा है और मोशी के हाथ नफ़रत से कांपने लगे थे। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नफ़रत करे भी तो किसे करे, वो किसको रिसेंटमेंट के दौर से गुजारे। क्या मोशी को उन लोगों को ब्लेम करना चाहिए था जो इस रूम में आए थे, पर वो तो सिर्फ अपनी मनी वेस्ट कर रहे थे ना खुद को खुश रखने के लिए, या फिर मोशी को वैंगशु जुन को हेट करना चाहिए। पर वैंगशु जुन तो सिर्फ गु मैंग, जो कि एक ट्रेटर था कंट्री का, जिसने अपराध किया था, उसको ह्यूमिलिएट करने का इंपीरियल ऑर्डर जो मिला था उसे फॉलो कर रहा था। तो मोशी अगर सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर सकता था तो वो था सिर्फ और सिर्फ गु मैंग। गु मैंग ने अपनी ये क्या हालत कर ली थी। अपनी लाइफ को ना केवल उसने बर्बाद किया था, पर उसने साथ ही साथ मोशी को भी अपने साथ इस तूफ़ान में खींच लिया था। मोशी
उस वुडन बोर्ड पर जो रेड वर्ड्स ब्राइट कलर से लिखे हुए थे उन्हें घूर कर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो वर्ड्स लिखे हुए ना रेड में वो किसी डिजीज़ की तरह हैं और आसानी से वो चीज़ उसकी आंखों के थ्रू उसकी बॉडी में समाने लगी थी। तभी अचानक से मोशी को ये सब बहुत ही फैमिलियर महसूस होता है, जैसे कि वो फिर एक बार अपने एक नाइटमेयर को फिर से जी रहा था। कई साल पहले मोशी और गोमैंग दोनों ही एक ब्रॉथल में गए थे और उस वक्त मोशी ने गोमैंग को एक रूम में देखा था, जबकि मोशी रूम के बाहर खड़ा हुआ था और वो गुस्से से जल रहा था। उस वक्त पर मोशी एक अपॉइंटमेंट से वापस लौटा था, पर जब उसने ये सुना कि नए एम्परर ने गोमैंग को उसकी पावर्स से, मतलब जो ताकतें गोमैंग के पास थी उससे बाहर कर दिया है, मतलब बर्खास्त कर दिया है, तो मोशी एक कन्फ्यूजन के स्टेट में था और काफ़ी वक्त तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गोमैंग अपनी यह हालत कर लेगा। मोशी एक बेवकूफ़ की तरह खड़ा हुआ था। जब उसने उस दरवाज़े को जो सैंडलवुड का बना हुआ था, तो मोशी की नज़र साइड वाले चैम्बर पर पड़ती है। वहाँ पर वो एक फैमिलियर फिगर को देखता है जो कि उस रूम के बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था और ये कोई और नहीं गोमैंग था। गोमैंग का चेहरा अभी भी पहले जैसा ही था, पर वो गोमैंग नहीं था जिसे मोशी जानता था। गोमैंग एक सॉफ्ट से बेड के एक कोने पर बैठा हुआ था, जिसके चारों तरफ फाइन बीड्स और जेड थे। रूम में एक धुआं सा था जिसकी वजह से चीज़ों को देख पाना मुश्किल हो रहा था। जब किसी के कदमों की आहट सुनी गोमैंग ने, तो उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला और उसकी नज़र मोशी पर पड़ी। पर ऐसा लगा कि जैसे गोमैंग अपने ओल्ड फ्रेंड मोशी के चेहरे पर गुस्से और तकलीफ़ को देख ही नहीं पा रहा था, वो मुस्कुराने लगता है। मोशी को ऐसा महसूस होता है कि गोमैंग के ऊपर तो जैसे कि कोई असर ही नहीं हो रहा है। मोशी ने जब गोमैंग को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि गोमैंग की मुस्कुराहट के साथ जो किसी के भी दिल को जीत सकती थी, उसके दिल में कुछ टूट सा गया था। लास्ट टाइम जो हर्टफुल वर्ड्स गोमैंग ने मोशी से कहे थे वो ये थे कि मोशी, अरे नाइट स्पेंड करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, इस चीज़ को तो सीरियसली क्यों लेते हो। गोमैंग ने कभी भी इन चीज़ों की केयर नहीं करी थी, शायद इसीलिए उस वक्त पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। और जब गोमैंग ने उस वक्त पर मोशी के चिंतित चेहरे को देखा था, तो उसने, यानी कि गोमैंग ने मोशी को कंफर्ट किया था, ये कहकर कि अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो गोमैंग गागा है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और तुम उसके साथ जैसे रहना चाहो रह सकते हो और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। अगर मेरे शीती को, मतलब शीती वर्ड जो था गोमैंग मोशी के लिए यूज़ करता था, तो उसने ये कहा था कि अगर शीती को कोई चीज़ पसंद है तो वो कर सकता है। उन सालों में जब गोमैंग और मोशी एक दूसरे के साथ हमेशा अटैच्ड रहते थे, तो गोमैंग ने मोशी के साथ काफ़ी चीज़ें महसूस की थी और साथ ही साथ वो मोशी का नाम लिया ही करता था और रोते हुए वो बस एक ही शब्द बोलता था, आई लव यू। पर शायद गोमैंग के लिए आई लव यू वर्ड्स सीरियसली नहीं लिए गए थे। शायद इसी वजह से आज गोमैंग मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे कि उसके और मोशी के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे उसे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मोशी ही था जो बेवकूफ़ था। एक बेवकूफ़ बच्चे की तरह उसने गोमैंग के प्यार भरे शब्दों को दिल से लगा लिया था जब वो और गोमैंग एक साथ थे। पर गोमैंग का ये कहना था कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। न्यू एम्परर ने जब गोमैंग को उसकी पावर्स से बर्खास्त कर दिया था, तो गोमैंग ने जो रास्ता चुना था ना, वो मुश्किलों से भरा था। मतलब वो रास्ता गोमैंग ने चुन लिया था जो उसको बर्बाद करने वाला था। शायद इसकी वजह हिज मैजेस्टी थे जिन्होंने गोमैंग के साथ ये सब किया था, या फिर वो लोग जो गोमैंग के साथ
युद्ध लड़ते थे, उन सब की मृत्यु ने, युद्ध में जब वो जीवित नहीं बचे थे तो उसने गु मैंग के सोल को यानी कि आत्मा को तार तार कर दिया था। और इसी वजह से शायद गु मैंग अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करने पर लगा हुआ था। गु मैंग ने अपनी आप को हर उस चीज़ में स्पेंड करना शुरू करते थे जो उसके लिए अच्छी नहीं थी। वो अक्सर ड्रंक रहता था। शायद ये चीज़ें इसलिए वो करता था कि ताकि वो अपनी तकलीफ़ों को भूल सके। प्रेजेंट टाइम में मतलब अब जब गु मैंग एक कैदी बन चुका था और वो लुओ में गार्डन विला के एक रूम में था, मोशी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। तभी वो पीछे मुड़ा। वो जो वरांडा था ना, उसके एंड तक जाता है और उसने बाहर की तरफ फेस किया ताकि वो सांस ले सके। मोशी ने विंडो के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया था कि इतना ज़्यादा कसकर उसने वुडन फ्रेम को पकड़ा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वो वुडन फ्रेम टूट ही जाएगा। वो गु मैंग को गुस्से में कुछ बोलता है। मोशी की आंखें रेड हो गई थी और बिना एक वर्ड बोले वो एक एंडलेस डार्क नाइट में दिखता चला जा रहा था। ये जो अपशब्द मोशी ने गु मैंग के लिए यूज़ किया था, ये उसके दिल की गहराइयों से बाहर आए थे। अपनी लाइफ में पहली बार मोशी ने किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे अपशब्द का यूज़ किया था। वो कहता है, गु मैंग तुम। मोशी को ऐसा लगता था कि एक वक्त पर शायद वो गु मैंग को बहुत अच्छे से जानता है। उसे लगता था कि वो दुनिया में किसी से भी सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से गु मैंग को जानता है। और वो एक वक्त पर बहुत ही फुलिश था जब उसने गु मैंग को अपने दिल में जगह दी थी, जब वो गु मैंग से बेपनाह मोहब्बत करता था, जब उसने गु मैंग को अपनी पूरी लाइफ में सबसे प्रेशियस पर्सन की तरह ट्रीट किया था। एक वक्त पर मोशी शायद दिमाग से कम सोचता था या उसका दिमाग नहीं चलता था। गु मैंग ने मोशी को ये चीज़ क्लियरली समझाई थी कि एक साथ नाइट स्पेंड करने का कोई भी मतलब नहीं होता है, और अगर वो अक्सर अपना वक्त एक साथ बिता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। पर मोशी जो था ना, वो गु मैंग की इन बातों को नहीं समझ पा रहा था। वो अपने दिल में मोशी को अपने लवर की जगह देने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो मोशी को अपना लवर समझता था, जिसे अपनी ताउम्र मोशी गु मैंग को ताउम्र अपनी दिल में अपनी लवर की जगह पर रखना चाहता था। इस मामले में मोशी ओल्ड फैशन्ड था। मतलब उसकी नज़रों में उसका लवर ही उसकी पूरी लाइफ के लिए रहने वाला था। मतलब उसकी लवर की जगह कोई भी नहीं ले सकता था, और वो लवर उसका गु मैंग था। और शायद कुछ लोग इस चीज़ को ओल्ड फैशन भी समझते, या फिर वो सोचते कि मोशी जो है वो ज़िद्दी है और कोई भी मोशी की इस थिंकिंग को नहीं बदल सकता था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि मोशी ने एक वक्त पर गु मैंग पर इतना ज़्यादा भरोसा किया था कि जब गु मैंग को सब कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मतलब सब कोई उल्टा सीधा उसके लिए बोल रहे थे, उस वक्त पर भी मोशी चोंगहुआ इम्पीरियल पैलेस के बीचों बीच सबके बीच में वो खड़ा हुआ था और उसे सबसे ये बात बोली थी कि मैं मोशी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की कसम खा करके कहता हूँ, हाँ मुझे भरोसा है कि जनरल गु मैंग कभी भी किसी भी तरह का ट्रेजन मतलब गद्दारी, धोखा अपने देश के साथ नहीं कर सकते हैं। पर गु मैंग ने मोशी से झूठ बोला था। गु मैंग ने मोशी को धोखा दिया था। गु मैंग ने मोशी के वक्त को बर्बाद किया बार बार, और हर दिन उसने मोशी की उम्मीदों को तोड़ना जारी रखा था। और आखिर में पर्सनली गु मैंग ने मोशी के सीने में तलवार से वार कर दिया था, और उसने मोशी से ये भी कहा था कि अब उनके बीच में पहले जैसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता है और गु मैंग कभी भी वापस नहीं लौटेगा। कौन ही सोच सकता था कि गु मैंग अभी भी मोशी के टूटे हुए दिल को और ज़्यादा तोड़ सकता था। लुओ में गार्डन विला में
एंटर होने से पहले मोशी ने अपने दिल में एक छोटी सी उम्मीद रखी थी। उसने उम्मीद की थी कि शायद गुमैंग अभी भी पहले जैसा ही स्ट्रॉन्ग विल्ड गुमैंग ही होगा जिसे मोशी जानता था। वो गुमैंग जिसने कभी भी अपने चेहरे को, अपनी प्राइड को नीचे नहीं किया था और कभी भी कोई भी गुमैंग के फेस पर स्माइल जो थी उसको नहीं छीन सकता था। शायद अगर ऐसा होता तो वो दिल जो कि गुमैंग ने छलनी कर दिया था, गुमैंग ने अपने धोखे से छलनी कर दिया था, उस तकलीफ़ के उस वार के वो जो घाव थे, जो स्कार्स थे, जो अभी भी मोशी के सीने पर थे, शायद उन स्कार्स में, उस तकलीफ़ में जो मोशी महसूस कर रहा था, उसमें थोड़ा सा उसे सुकून मिलता था। पर क्या किया था गुमैंग ने? गुमैंग ने तो मोशी को एक पल की भी रिलीफ नहीं दी थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दी थी। मोशी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी है नफ़रत से। वो ही सोचता है कि क्या ज़िंदा रहने के लिए गुमैंग अपने आप को इस हद तक गिरा सकता है। तभी एक झटके से दरवाज़ा ओपन होता है। मोशी अपनी पीठ को ना ऐसे स्ट्रेट कर देता है, एक चील की निगाहों की तरफ वो उस तरफ देखता है, इस तरफ से आवाज़ आई थी। मोशी मुड़ा नहीं था, पर वो ये कह सकता था, बता सकता था कि वो आवाज़ गुमैंग के डायरेक्शन से आ रही थी। कोई था जो गुमैंग के रूम से बाहर निकला था, कर्स करते हुए और उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हुए, और वो पर्सन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ नीचे की ओर चलता चला जा रहा था। जो पर्सन अभी अभी रूम में आया था गुमैंग के, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। मोशी की जो डिस्गस्ट फीलिंग थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अभी भी एकदम अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वो अपने गुस्से को किसी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब काफ़ी लंबा वक्त बीत जाता है और जो अल्कोहल की स्मेल चारों तरफ फैली हुई थी वो कुछ कम हो जाती है, तब जाकर के मोशी को थोड़ा सुकून होता है। वो अपने सिर को ऊपर उठाता है, अपनी आंखों को बंद करता है, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आइज़ को दोबारा से ओपन किया और वो फिर से गुमैंग के रूम के अंदर